गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक संघवाद को समझने वाले हैं शॉर्ट नोट के माध्यम से, जो कि मेंस के एग्जाम के लिए बीपीएससी 17वीं मेंस के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पॉलिटी सब्जेक्ट में। तो संघवाद का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझौता। अगर व्याख्या की बात करें इसकी, तो व्याख्या इस प्रकार से है कि केंद्र व राज्यों में नियंत्रण हेतु बनी सरकार को संघवाद कह सकते हैं, जिसमें स्थानीय, केंद्रीय व स्थानीय या राज्य सरकारें आती हैं। ठीक है, स्थानीय कहने का मतलब पंचायत सिस्टम जो बना हुआ है, केंद्रीय कहने का मतलब जो केंद्र में सरकार है, राज्य का मतलब कहने का मतलब जो राज्य की सरकार है। चलिए, तो ये सिंपल सा मतलब है इसका कि ये संघवाद का एक स्ट्रक्चर है। चलिए, इसको समझते हैं कि संघवाद कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के संघवाद होते हैं, जो हमने शुरू से समझा है, जो स्टार्टिंग से था संविधान में, मतलब ये उसकी जो प्रवृत्ति दिखती है वो थी सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का जो है मतलब सिंपल सा यही है कि जिसमें सार्वजनिक जो व्यवस्था है, सार्वजनिक जो चिंताएं हैं उस पर ज्यादा बल दिया जाता है, सार्वजनिक चीजों पर ज्यादा बल दिया जाता है। लेकिन प्रतिस्पर्धी जो है, एक और संघवाद का एक और नया यहाँ पर डेफिनेशन देखने को मिलता है, प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा उस चीज के लिए होगी कि आप कितना समृद्ध उसमें हो सकते हैं आर्थिक रूप से। तो इसमें आर्थिक समृद्धि पर ज्यादा बल दिया जाता है। मूल रूप से जो है आपके संविधान में तो था नहीं, लेकिन 1991 के रिफॉर्म जो है, एलपीजी रिफॉर्म, उसमें जो है ये देखने को मिलता है। वहां से ये चीजें शुरू हो जाती है, प्रतिस्पर्धी संघवाद का मामला। चलिए, अगर हम विशेषताओं की बात करें संघवाद की, तो विशेषता क्या क्या हो सकती है, ये आपके एग्जाम में पूछता है कि विशेषता और महत्व पर चर्चा करें। तो विशेषता देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले सत्ता का विभाजन दिखता है आपको। उसके बाद संविधान सर्वोच्चता, मतलब संविधान का ही सर्वोच्चता यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है इसमें। उसके बाद द्विसदनीय विधायिका आपको दिखेगी। उसके बाद लचीलापन। तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, संघवाद का। संघवाद का लचीलापन के साथ आप कठोर तथा लचीलापन को एक साथ मिक्स कर सकते हैं, कभी कठोर और कभी लचीलापन। द्विसदनीय विधायिका होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, संविधान सर्वोच्च होता है और सत्ता में विभाजन दिखता है। चलिए, अब थोड़ा विकास क्रम को देख लेते हैं कि किस प्रकार से विकास क्रम रहा है हमारे संघवाद का। हम लोग इसको दो फॉर्मेट पे समझेंगे, बिफोर 1947 एंड आफ्टर 1947। तो कुछ घटनाक्रम, कुछ डेट वाइज हम इसको देखने का कोशिश करेंगे। बिफोर 1947 में 1930 में क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें संघीय प्रणाली पर जो है बात की गई और उस पर बल दिया गया, इसको अपनाने की बात वहां पर चली। सेकेंड जो है 1935 का एक्ट आता है, उसके अंतर्गत रूपरेखा पूरी तैयार कर दी जाती है और उसी के आधार पर जाकर के आगे फिर भारत में जो है संविधान बनता है और संविधान में इन बातों को ऐड किया जाता है। उसके बाद 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या किया, इसका समर्थन किया था, सहकारी संघवाद का या संघवाद का। उसके बाद आफ्टर 1947, 1947 के बाद क्या घटनाएं होती हैं जिसमें संघवाद की जो है विकास क्रम को हम देख सकते हैं। तो 1960 से 70 के दशक में आपको दिखेगा कि भाषाई, क्षेत्रीय विरोध, ये सब चीज जो है संघवाद प्रभावित इससे हुआ। ठीक है, मतलब संघवाद को प्रभावित करने वाले कारक कुछ दिखे हैं 1960 और 70 के दशक में, क्योंकि हम तुरंत ही आजाद हुए थे और आजादी के तुरंत बाद ही हमें भाषा को लेकर के, क्षेत्रीय विरोध को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के जो है हमारे सामने चिंताएं थी। चलिए, उसके बाद 1980 से लेकर के 1990 का समय आता है। इस दरमियान क्या हुआ है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण दिखता है, सत्ता हस्तांतरण दिखता है। कांग्रेस जो सरकार चल रही थी बहुत समय से, वो जो है अब बदल जाती है। उसके बाद अगर हम इसके महत्व की बात करें, तो महत्व को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। एक तो विविधता ये बनाए रखता है, दूसरा प्रभावी शासन होता है, तीसरा लोकतंत्र को बढ़ावा देने में ये मदद करता है, चौथा अधिकारों का संरक्षण करता है आपके, और पांचवा स्थानीय स्वशासन को मजबूत करता है। तो गांधी जी का यही मतलब था कि 90 आपका 40 नंबर आर्टिकल भी यही कहता है डीपीएसपी का, कि ये जो है स्थानीय स्वशासन को बढ़ाइए, पंचायती राज को बढ़ाइए। देखते हैं कि संविधान में संघीय प्रावधान क्या क्या है, किस किस आर्टिकल्स के माध्यम से क्या क्या कहा गया है संविधान के अंतर्गत। आर्टिकल 1 जो है, यानी कि पहला नंबर का कहता है राज्यों का संघ होगा। तो पहले नंबर आर्टिकल से ये समझ में आया कि राज्यों का संघ। दूसरा आर्टिकल जो है, ये संबंधित है डायरेक्ट आपके संघीय प्रावधान से, वो है आपका आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 कहता है लोकसभा राज्यसभा ये दो चीजें होंगी संसद में। उसके बाद आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 कहता है कि स्वतंत्र न्यायालय का प्रावधान होगा, जो कि आपका संघीय प्रावधान है। उसके बाद आर्टिकल 246, इसमें जो है संघ व राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का वितरण, इसी में आपको राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची दिखती है, संघ सूची दिखती है। उसके बाद आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में एक प्रावधान ये है कि विशेष बहुमत से व राज्यों के समर्थन से जो है संशोधन किया जाएगा। तब यहां पर आपको दिखेगा किस प्रकार से संविधान में संघीय प्रावधान है। चलिए, आगे बढ़ते हैं।
संविधान की एकात्मक भी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें दिखता है कि संविधान जो है वो एकात्मक है। ठीक है, तो देखेंगे उसको। सबसे पहले कहता है कि मजबूत संघ विधान मंडल, उसके बाद एकल नागरिकता, उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं, उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका। ये सबसे क्या लग रहा है कि केंद्र की ओर झुकाव है और एकात्मक इसकी जो है विशेषताएं झलक रही हैं। एक शब्द बोला जाता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य अविनाशी नहीं है, ये बात कही गई आर्टिकल 3 में कहा गया। ठीक है, आर्टिकल 3 में कुछ प्रावधान यहाँ पर जोड़े गए। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान है। आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स को देखेंगे, 248, 249 और 254। इसमें क्या बात है, इसमें मजबूत संघ विधानमंडल का प्रावधान है। मतलब 248 कहता है कि अवशिष्ट शक्ति केंद्र में होगी। फिर कहता है 249 की राज्यसभा के कहने पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाएगा। उसके बाद 254 कहता है कि संवर्ती सूची विषय पर अगर कोई भी टकराव होता है तो केंद्र जो है उस पर प्रभावी होगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर दिखता है कि कैसे एकात्मक चीजें जो है वो प्रभावी रूप से काम कर रही हैं। अच्छा, लास्ट में एक बात और कि भारतीय संघवाद अर्ध संघीय क्यों है, इसको क्यों कहा जाता है अर्ध संघीय, इसको थोड़ा समझेंगे। क्योंकि संघीय व क्या यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि संघीय व एकात्मक दोनों है इसमें फीचर्स, इसमें जो फीचर्स हैं वो दोनों हैं, इसी वजह से इसे अर्ध संघीय कहा जाता है। क्योंकि कभी कभी ये संघीय क्या होती है, संघीय प्रवृत्ति की दिखती है आपकी संविधान, और दूसरे में कभी कभी एकात्मक प्रवृत्ति की भी दिखती है, इसीलिए इसे बोला जाता है आपका अर्ध संघीय। चलिए, हमारे पास दो कोटेशंस भी हैं। एक तो बी आर अम्बेडकर साहब के कोटेशन है, इसमें इन्होंने कहा था कि हमारा संविधान परिस्थिति अनुसार एकात्मक व संघीय दोनों होगा। इन्होंने ये बात कही कि हमारा संविधान जो इस प्रकार से रिएक्ट करेगा कि जब जब जरूरत होगी उस अनुसार से कभी संघीय और कभी एकात्मक हो सकता है। उसके बाद डॉक्टर डी सुब्बाराव जो है यहाँ पर गवर्नर साहब हैं, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत का आर्थिक विकास जो है वो आपका सहकारी संघवाद पर टिका हुआ है। तो भारत के आर्थिक विकास को सहकारी संघवाद के ऊपर टिके होने की बात कहते हैं डी सुब्बाराव, पूर्व गवर्नर भारत के। तो ये हमारा आज का जो है एक शॉर्ट टॉपिक था संघवाद, समझने में आसानी हुई होगी। और ज़्यादा अगर इसमें अगर समझना है आपको तो एक बार पॉलिटी को जाकर के लक्ष्मीकांत से जाकर के उसको समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में इसको समझा पाना बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा तकलीफ दे है। ठीक है, लेकिन इतने में ही समझ में कुछ कुछ आ जाना चाहिए आपको, ताकि आप एग्जाम में कुछ कम से कम लिख पाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।